एचएएल की तरफ से अभी तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस इंजन के बदले यूएस ओरिजिन G404 इंजन का ही इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया जा रहा है। भारत की 5.5 जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जल्दी से डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी इसे दो प्राइवेट सेक्टर कंपनी और एक नई कंसोर्टियम के द्वारा बनाने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन नेवी की तरफ से फाइनली अपने नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए एक ऑफिशियल RFI को इशू कर दिया गया और इसमें क्या क्या कंडीशन और स्पेसिफिकेशन रखे गए हैं उस पर भी हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। चाइना की तरफ से आगे चल के जिबूती में अपनी एक नई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को और कम से कम 4 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को तैनात करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए आगे चल के सीरियस खतरा बनने वाले हैं। और अंत में चाइना की तरफ से अभी अपनी KLJ-7 V2A रडार को डिस्प्ले किया गया है, जो कि आगे चल के JF-17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल होने वाली है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी फ्यूचर एरो इंजन को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से अभी हमारी सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट जैसे कि एमका या ट्विन इंजन टेकवेस्ट फाइटर के लिए एक नई एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इससे पहले जब कावेरी इंजन को डेवलप किया जा रहा था तो उसको तेजस से लेके एमका तक इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एचएएल की तरफ से तेजस की जो MK-1 और MK-1A वेरिएंट्स में इसमें अपनी इंडिजिनस इंजन के बदले जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कावेरी इंजन प्रोग्राम को रिवाइव करने का कोई अंदेशा नहीं है और आगे चल के हमारी जो नई एरो इंजन को डेवलप किया जा रहा है उसे अभी स्पेशली एमका में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिस वजह से इसकी थ्रस्ट पहले से तय किए गए कावेरी इंजन की थ्रस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये मेरे हिसाब से लगभग 110 किलोटन या उससे ज्यादा होने वाली। इसके बाद सेम इंजन को ट्विन इंजन टेकवेस्ट फाइटर में या तेजस की MK-2 वेरिएंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको अभी LCF MK-2 कहा जा रहा है। लेकिन इनिशियली एमका के जो भी प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे या LSP यूनिट बनाए जाएंगे उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको बाद में हमारे इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। इसी बीच पहले से ये प्लान किया गया था अगर कावेरी इंजन का डेवलपमेंट टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो तेजस की MK-1A वेरिएंट्स में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी इस बात को लेके नेगोशिएशन चल रहा है और कुछ टेक्निकल इशू भी अभी सामने आ रहे हैं, जैसे कि इसकी वेट या डायमेंशन वगैरह हो गया तो ये थोड़े सही नहीं बैठ रहे हैं और इसी वजह से अभी तेजस की MK-1A वेरिएंट्स में एक नए इंजन के बदले सेम इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट एमका को लेके। आप सबको याद होगा एरो इंडिया शो के दौरान जब एमका की नई मॉडल को डिस्प्ले किया गया था तो उस दौरान ADA की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया था कि 2024 तक एमका की पहली प्रोटोटाइप तैयार होने वाली है, जिसके बाद 2025 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। और अभी एमका की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर घोष ने बताया है कि अभी इसकी 2 प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनका निक नेम अभी NGTD-1 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 और NGTD-2 रखा जाएगा। इनमें से NGTD-1 को 2024 में बनाया जाएगा और NGTD-2 को 2026 तक मैन्युफैक्चर करने का एम रखा गया है। अभी इनकी मैन्युफैक्चरिंग और एमका की प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए एक नई कंसोर्टियम को फॉर्म करने का प्लान भी किया गया है, जिसमें 2 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी और एचएएल मौजूद रहेंगे और इसमें पहले जो लगभग 75% की फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी और उसके बाद 25% जो फंडिंग रहेगी वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बाद में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास मेजोरिटी शेयर रहने वाली है। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट बनाए जाएंगे उसे इस प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा यूनिट यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसको एचएएल की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ADA का कहना है कि इस नए कंसोर्टियम को भी फॉर्म करने के लिए 2018 से ही कोशिश किया जा रहा था और अभी ADA की तरफ से अलग अलग इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें इनवाइट किया गया था। इसमें कुछ इंडियन कंपनीज होने वाले हैं, साथ ही इसमें अभी बोइंग डिफेंस की सब्सिडरी कंपनी यानी कि बोइंग इंडिया की तरफ से भी अपना बिड सबमिट किया जा चुका है, लेकिन बाकी कौन कौन से इंडियन कंपनी इसमें शामिल हो सकते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन पिछले साल बाबा कल्याणी की तरफ से इसी तरीके के कंसोर्टियम को फॉर्म करने का प्रस्ताव दिया गया था और उनका ये कहना था कि अगर ऐसा किया जाता है तो तब जाके तेजी से भारत अपनी एरोस्पेस सेक्टर को ग्रो कर सकता है और उनका प्रपोजल जो था वो एरो इंजन को डेवलप करने के लिए भी दिया गया था। अब हो सकता है इसमें भी भारत फॉक्स शामिल है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि नेवी की तरफ से अभी अपने इमरजेंसी रिक्वायरमेंट की वजह से कुछ नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने का फैसला किया गया था। अभी इसको लेके फाइनली नेवी की तरफ से एक RFI को इशू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नेवी अभी 24 हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने की प्लानिंग कर रही है। RFI के मुताबिक नेवी इन हेलीकॉप्टर्स को 5 साल के लिए लीज पर लेने वाली है, जिसके बाद अगर हो सके तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब इस लीजिंग टर्म्स एंड कंडीशन के दौरान इन हेलीकॉप्टर्स की कंप्लीट मेंटेनेंस और पूरी सपोर्ट सिस्टम को इंक्लूड किया गया, ताकि अगर इस दौरान इनमें कोई भी खराबी आती है तो उसे लीज पर देने वाली कंपनी को ही ठीक करना पड़ेगा और इसकी कंप्लीट लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं, ये 5 टन क्लास के हेलीकॉप्टर होने वाले हैं, जिनको नेवी मेनली सर्च एंड रेस्क्यू, सर्वेलेंस, मेडिवैक या लो इंटेंसिटी नेवल ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है, जिस वजह से ये इन सभी ऑपरेशन को करने लायक होने चाहिए। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर शिप बेस्ड और शोर बेस्ड ऑपरेशन के लिए सुइटेबल होने चाहिए, क्योंकि सभी हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो वॉरशिप्स में ऑपरेट करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि वॉरशिप्स में ऑपरेट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की जो ब्लेड होते हैं वो फोल्डेबल होना काफी जरूरी है। और इसके अलावा एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होना चाहिए, जिसमें एक ट्राइपॉड को भी अटैच करने की बात सामने है, ताकि इसमें आगे चल के नेवी की कोई मशीन गन को फिट किया जा सके। और इस ट्राइपॉड को भी उस लीजिंग कंपनी को ही पहले से फिट करके नेवी को डिलीवर करना पड़ेगा। इस तरीके की अभी टोटल 24 हेलीकॉप्टर को लीज पर लिया जाएगा, जिनको डील साइन होने के 24 महीने के अंदर नेवी को डिलीवर करना पड़ेगा। और अभी इस RFI को रिस्पॉन्ड करने के लिए नेवी की तरफ से 18 जून तक का वक्त भी दिया गया है। अगला अपडेट चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेके। आप सभी को पता होगा चाइना अभी लगभग 4 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से 2 अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं और 2030 तक चाइना लगभग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ऑपरेशनल करने वाला है। इनमें से सबसे पहले चाइना की तरफ से अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करने का संदेह किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी भारत और क्वाड नेशन की तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने की कोशिश किया जा रहा है, उसको देखते हुए चाइना की तरफ से अभी इस रीजन में अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट रखने का प्लानिंग किया जा रहा होगा। तो हो सकता है आगे चल के चाइना अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय कर सकता है। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि चाइना की तरफ से जिबूती में जो ओवरसी नेवल बेस को सेटअप किया गया है, ये जरूरत के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत बन चुका है। स्ट्रेटेजी के लिए बेस चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये रेड सी में जाने के लिए इकलौता रास्ता है और चाइना की तरफ से 2017 से ही इसको डेवलप करने की काफी तेज कोशिश किया जा रहा है। अभी यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से किए गए एक इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि यहाँ पर चाइना अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही यहाँ पर चाइना चाहे तो अपनी 4 न्यूक्लियर पर अटैक सबमरीन को भी डिप्लॉय कर सकता है और इसके लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाया गया है। और इन सभी बातों से एक बात क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर में यहाँ पर चाइना अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरी स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर सकता है, जो कि इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेजना और जिबूती में एक प्रॉपर नेवल बेस को बना के वहाँ पे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर देना, इसमें काफी अंतर है, क्योंकि अब इंडियन ओशन रीजन में कोई भी डिप्लॉयमेंट करना चाइना के लिए काफी आसान होने वाला है। और साथ ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन साथ होने की वजह से ये दुश्मन की नेवल वेसल के लिए सीरियस खतरा पैदा करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि चाइना पहले यहाँ पर एंटी पायरेसी मिशन के नाम पर अपनी नेवल बेस को सेटअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस रीजन में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करने लगा है, जो आगे चल के साउथ चाइना सी की तरह इस रीजन के रीजनल पावर को चैलेंज करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से, और अभी हम जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं ये आगे चल के भारत के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो हाल ही में ग्लोबल टाइम की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपनी वर्ल्ड रडार एक्सपो 2021 में अपनी कई रडार और नई रडार टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया गया है। इसमें अभी लगभग 500 कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मिलिट्री सर्वेलेंस रडार से लेके इसमें सिविलियन रडार और फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले रडार भी डिस्प्ले किए गए हैं। वैसे किसी भी चाइनीज रडार या स्पेशली मिलिट्री यूज के लिए डेवलप किए गए रडार से हमें काफी खतरा तो है, लेकिन इसमें अभी एक ऐसा रडार को डिस्प्ले किया गया है जिसे आगे चल के JF-17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये रडार एक ही बार में JF-17 को मल्टीपल टारगेट के साथ एंगेज होने की क्षमता देने वाला है। साथ ही ये पहले के KLJ सीरीज के रडार के मुकाबले काफी बेहतर जैमिंग रेजिस्टेंस और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी देने वाला है। चाइनीज क्लेम के मुताबिक ये रडार MiG-35 या F-18E जैसे एयरक्राफ्ट की रडार को आउट परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल अभी तक राफेल या भारत की किसी भी फाइटर जेट के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से रडार हमारे वर्तमान की MiG-29 के रडार को आउट परफॉर्म कर सकता है। साथ ही तेजस की MK1 वेरिएंट में जो रडार इस्तेमाल किया जा रहा है उससे भी ये रडार कुछ हद तक बेहतर होने वाला है।
चाइना के मुताबिक इसकी सीरीज प्रोडक्शन को 2 साल के अंदर शुरू किया जाएगा। अगर इसकी कंपैरिजन हम भारत की उत्तम एसआर रडार के साथ करें तो फिर भी उत्तम एसआर रडार को ये टफ कंपटीशन देने वाली है। और जहां तक DRDO की तरफ से बताया जा रहा है तो हमारी उत्तम एसआर रडार की भी सीरीज प्रोडक्शन 2023 तक शुरू करने का काम रखा गया है, जो कि आगे चल के तेजस की MK1A वेरिएंट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडोनेशिया को लेके। आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 दिन से इंडोनेशिया की सबमरीन को लेके अपडेट आ रहे हैं। अब ये बहुत ही संगीन सिचुएशन बन चुका है, क्योंकि कल तक इस सबमरीन की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने वाली, यानी कि अगर अभी इसमें मौजूद क्रू मेंबर सही सलामत होंगे तो उनको बचाने के लिए हमारे पास 24 घंटे से भी कम टाइम मौजूद है। लेकिन दिक्कत ये कि अभी तक सबमरीन को लोकेट नहीं किया गया। पहले सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल की तरफ से इसको ट्रैक करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन ये थोड़े पुराने डिजाइन के डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल थे, जिस वजह से इनका जो डाइविंग लिमिट था वो लगभग 500 मीटर से 600 मीटर तक है। लेकिन सबमरीन अभी लगभग 700 मीटर की गहराई में मौजूद होने का संदेह किया जा रहा है। इसी बीच भारत की तरफ से अपने डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल को भी वहां पर भेजने का फैसला किया गया था। और हमारी डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल की बात करें तो ये आसानी से 1000 मीटर तक गोता लगा सकता है। साथ ही इंडोनेशिया और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच अब इस बात को लेकर बातचीत हो चुकी है और भारत की तरफ से इंडोनेशिया को हर मुमकिन सपोर्ट करने का आश्वासन दिया गया है। इसी बीच अभी यूएस भी आगे आ चुका है और यूएस की तरफ से अभी इंडोनेशिया की सबमरीन को ढूंढने के लिए अपने डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल, वॉरशिप्स और सबमरीन के साथ साथ ट्रैकिंग इक्विपमेंट को भी भेजा जा रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल तक इंडोनेशिया की सबमरीन को लोकेट कर लिया जाएगा और उसमें मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।